नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रपत्र भरे जाते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रपत्र 36 जिसे पीठासीन पदाधिकारी की डायरी भी कहा जाता है, उसको कैसे अच्छी तरह तैयार करें, उस प्रपत्र को कैसे अच्छी तरह भरें। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी निर्वाचन का एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसे हम सटीकता के साथ भरें बिना किसी गलती के। तो आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे प्रपत्र 36 पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का एक नमूना आप देख रहे हैं। इसमें एक क्रम संख्या दिया हुआ है, आगे है जिला एवं प्रखंड का नाम। तो मैंने डेमो के लिए यहाँ पर जिला और प्रखंड का नाम डाला हुआ है। आपके बूथ का जो डिटेल रहेगा आप वो डालेंगे। चतरा प्रखंड कान्हाचट्टी। मतदान की तिथि एवं समय, मतदान की तिथि मैंने यहाँ डाला हुआ है और समय पूर्वाह्न 7 बजे से 3-5 अपराह्न तक। यदि आपके बूथ पर मतदान समाप्ति का समय यदि 3:10 है तो आप यहाँ वो एक्चुअल टाइम लिखेंगे। ये अलग अलग हो सकता है। मतदान केंद्र का क्रमांक मैंने लिखा है 50 राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैनीनगर। बस एक उदाहरण देने के लिए आप अपना मतदान केंद्र का डिटेल डालेंगे। फिर है मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, तो जो एप्लीकेबल होगा उसे रहने दें, बाकी को क्रॉस कर दें। सरकारी भवन में मतदान केंद्र मेरा स्थित है। मतदान दल के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम एवं पता एवं नियुक्ति का कारण। तो ऐसी नौबत मेरे मतदान केंद्र पे नहीं आया, तो मैंने लिखा मतदान अधिकारी की नियुक्ति नहीं करनी पड़ी। यहाँ कमेंट देना है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि इसको क्रॉस कर देते हैं या नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, वो गलत है। इसमें आप कमेंट लिखेंगे, स्पष्ट चीजें जो हैं आनी चाहिए। फिर है मतदान केंद्र पर व्यवहृत मतपेटियों की संख्या, बड़ी मैंने 2 लिखा है, छोटी 0 है, तो कुल हुआ 2। तो जैसी स्थिति बनेगी आपके मतदान केंद्र की वो आप लिखेंगे। यदि 2 मतपेटी यूज कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, 1 कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे। फिर है मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का विवरण। इसे थोड़ा ध्यान से आप देखें। पद है एक साइड में, चारों पदों का नाम है। ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य। तो इसमें मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या मैंने पुरुष और महिला दोनों का संख्या लिखा है और चारों पदों के लिए ये सेम होगा। आप देख पा रहे हैं 300, 100, 300, 100, इस तरह चारों पदों के लिए मतदाताओं की संख्या सेम रहनी है। फिर मतदाता जिन्होंने मतदान किया, पुरुष और महिला दोनों की संख्या मैंने डाला हुआ है। ये संख्या भी सामान्यतः एक ही रहेगा दोनों का। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति हो सकती है कि कोई मतदाता 4 मतपत्र लेकर उसमें से 2 मतपत्र डाला और 2 अपने मर्जी से वो नहीं डाला, तो वो रेयर केस है। लेकिन सामान्यतः जो मतदाता जिन्होंने मतदान किया उसमें संख्या सेम ही होगा पुरुष और महिला का। फिर है मतदान का प्रतिशत। पुरुष और महिला दोनों का जो है प्रतिशत मैंने निकाला हुआ है
और फिर कुल करके भी उसका लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी मतदान केंद्र पे जो प्रतिशत है मतदान का वो यदि 90 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे कि प्रतिशत के सिर पर जो प्रतिशत लिखा हुआ है वहाँ उसको तारांकित करेंगे, स्टार मार्क कर देंगे। और नहीं है 90% से 90 या 90% से ज़्यादा तो वहाँ सिर्फ हम प्रतिशत लिखेंगे। इसके बाद मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता की उपस्थिति का विवरण। चारों पदों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या आप यहाँ देख लें कि ग्राम पंचायत के सदस्य में जो अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 5 है, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 6, पंचायत समिति के सदस्य का जो अभ्यर्थी है वो 5, जिला परिषद के सदस्य 4। मैंने इसको बस एक उदाहरण स्वरूप लिखा है। आपके मतदान केंद्र का जो डिटेल है अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो आप यहाँ डालेंगे पदवार। उसके बाद जो वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी हैं उसकी संख्या, ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए उपस्थित अभ्यर्थी की संख्या 4 है। बस मैंने डेमो के लिए मैं ये संख्या लिख रहा हूँ, आपकी जो वास्तविक स्थिति रहेगी वो आप लिखेंगे। ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 4, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 4, जिला परिषद के सदस्य के लिए 1, वो अभ्यर्थी उपस्थित थे। फिर है अभिकर्ता की संख्या, जो वहाँ उपस्थित अभिकर्ता थे प्रत्येक पद के लिए वो मैंने लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए 1, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 2, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 1, जिला परिषद के सदस्य के लिए 2। तो आपके मतदान केंद्र की जो स्थिति रहेगी वो आप डिटेल्स यहाँ डालेंगे। उसके बाद कॉलम 9 में क्या है कि अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षिप्त ब्यौरा। यहाँ पर हमें क्या डालना है, क्या डिटेल कि अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षिप्त ब्यौरा। बहुत सारे साथी इसमें क्रॉस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट देना है। जैसे मैंने लिखा है कि कोई शिकायत नहीं मिली, किसी तरह की शिकायत नहीं आई। फिर है अंधेपन एवं शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। मैंने यहाँ ये संख्या डाला हुआ है 3। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ये संख्या नील कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। मान के चलिए किसी बूथ में 500 की संख्या में मतदाता है तो ये संभव है कि 2 या 3 ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे अंधेपन या शारीरिक असमर्थता वाले जो मतदाता हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि उसको छुपा दिया जाता है। निवेदन है कि इस तरह का केस होता है तो उसको आप भरें, उसकी संख्या जरूर भरें। और जो प्रपत्र 15 होता है जो अंधे विकलांग शिथिलांग मतदाताओं की सूची का है उसको भी आप भरें। जो सहायक आते हैं वैसे अंधे विकलांग और शिथिलांग मतदाताओं के साथ उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, पूरा नाम, पूरा पता आप जरूर लिखें। फिर है अभ्याक्षेपित चैलेंज्ड मतों की संख्या एवं जब्त की गई धनराशि। यदि ऐसी स्थिति आपके मतदान केंद्र पे बनी है तो वैसे मतों की संख्या आप भरें और जो जब्त की गई राशि है वो आप लिखेंगे। मेरे मतदान केंद्र में ऐसी स्थिति नहीं बनी तो मैंने 0,0 लिखा। ऐसे कोई मत
मेरे मतदान केंद्र पे नहीं हुआ तो मैंने शून्य लिखा, और कोई ऐसी राशि जब्त नहीं की गई इसलिए भी मैंने इसको यहाँ शून्य लिखा। आगे है निवेदित टेंडर्ड मतों की कुल संख्या, मैंने यहाँ शून्य लिखा है। आपके मतदान केंद्र में यदि ऐसी स्थिति बनी कि टेंडर्ड वोट हुआ तो उसकी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। अगला है यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि विस्तृत टिप्पणी विवरण पृथक रूप से संलग्न करें। तो ऐसी स्थिति मेरे बूथ पे नहीं बनी तो मैंने स्पष्ट लिखा कि मतदान स्थगित करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको बहुत सारे साथी क्रॉस कर देते हैं या नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करना है। आप स्पष्ट शब्दों में आपको कमेंट करना है, लिखना है। फिर है सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय, मैंने यहाँ 3:05 लिखा है। आपके बूथ पर जो मतदान का जो समय है अंतिम मतदान का, यदि वो 3:10 है या उससे ज़्यादा है तो आप लिखेंगे, एक्चुअल टाइम वहाँ लिखेंगे। फिर है अभ्याक्षेपित चैलेंज मत के प्रसंग में प्रतिरूपण के फलस्वरूप पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या, ऐसी स्थिति नहीं बनी मेरे मतदान केंद्र पे तो मैंने लिखा मतदाताओं के विरुद्ध कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो तो जैसे 100 मीटर के भीतर प्रचार, कपटपूर्ण ढंग से मुहर लगाने, सूची सूचना अथवा अन्य कागजात मतपेटी को नष्ट करने या जबरन मतपत्रों पर मुहर लगाकर मतपेटी में ठूसने का प्रयास, मतदाता या अन्य व्यक्ति को धमकाने, कोई भूल विधि व्यवस्था को भंग करने के मामले इत्यादि। तो मैंने यहाँ स्पष्ट कमेंट दिया है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे साथी भूलवश इसमें क्रॉस या नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। स्पष्ट लिखना है आपको, ऐसी कोई घटना नहीं घटी यदि ऐसी घटना वास्तविक में नहीं हुई है तो। और अंत में आप तारीख जो है वो डालें वहाँ जहाँ बना हुआ है स्थान उसका, फिर हस्ताक्षर और मुहर लगाएं, और जस्ट हस्ताक्षर के ऊपर आप कमेंट करेंगे मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये आप वहाँ हस्ताक्षर के ऊपर लिख देंगे। इस प्रकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो एक महत्वपूर्ण डायरी है उसे हमने देखा कि किस तरह से उसको तैयार किया जाए। धन्यवाद।